नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, अमित शाह पर बरसे कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, कहा जम्मू कश्मीर को बांटा गया। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि खाद की कमी को लेकर बीजेपी पर बरसे अखिलेश यादव, पिता मुलायम ने लिखी केंद्र को चिट्ठी। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि त्रिपुरा की रैली में बीजेपी पर बरसी ममता बनर्जी, पीएम मोदी पर भी साधा निशाना। जाने क्या कहा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हर बार की तरह इस बार भी भारत पाकिस्तान को धूल चटा आएगा और भारत की जीत होगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। अमित शाह पर बरसे कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, कहा जम्मू कश्मीर को बांटा गया। जी हाँ दोस्तों, वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला है। अमित शाह की 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर यात्रा के बीच राज्यसभा में कांग्रेस के नेता रहे गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार ने प्रदेश को 2 हिस्सों में बांट दिया। हम यह नहीं चाहते थे। आजाद ने कहा कि हमें बताया गया था कि अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति में सुधार आएगा, आर्थिक विकास होंगे, अस्पताल खुलेंगे, लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सच्चाई यह है कि जब जम्मू कश्मीर पर अलग अलग मुख्यमंत्रियों का शासन था तब स्थिति इससे कहीं बेहतर थी। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से कहा था कि जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा पहले बहाल किया जाए, इसके बाद परिसीमन और फिर चुनाव कराए जाएं। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि पहले परिसीमन होगा, उसके बाद चुनाव कराए जाएंगे और उसके बाद राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के नेताओं को अपने दिल्ली स्थित आवास पर आमंत्रित किया था, तभी हमने कहा था कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल किया जाए, इसके बाद चुनाव कराए जाएं। कश्मीर की अन्य पार्टियों ने भी यही मांग पीएम के सामने रखी थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। खाद की कमी को लेकर बीजेपी पर बरसे अखिलेश यादव, पिता मुलायम ने लिखी केंद्र को चिट्ठी। जी हाँ दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में खाद की कमी को लेकर सरकार को घेरा है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि अपने खिलाफ बढ़ते जनाक्रोश के चलते सत्ता में वापसी की संभावनाएं खत्म होते देख सरकार ने किसानों को पूरी तरह हाशिए पर रख दिया है। अखिलेश ने यहां एक बयान में कहा, बीजेपी सरकार की संवेदनहीनता की हद है कि खाद के लिए किसान घंटों नहीं, कई दिन लाइन लगाने को मजबूर हैं, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल रही है। प्रदेश के तमाम जनपदों में खाद को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, पर सरकार कान में तेल डाले बैठी है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में तो खाद के कानून व्यवस्था का सवाल बन जाने का खतरा है। जालौन, ललितपुर और झांसी जिलों में सहकारी समितियों में खाद न होने से किसान परेशान हैं। ललितपुर में खाद खरीदने के लिए 2 दिन से बिना खाए पिए लाइन में लगे किसान भोगी लाल की मौत हो गई। उसके परिवार को कम से कम 25 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि बीजेपी वैसे भी पूंजी घरानों की संरक्षक पार्टी है। उसे अब लग रहा है कि बढ़ते जनाक्रोश के चलते उसकी सत्ता में दोबारा वापसी नहीं होने वाली है, इसलिए वो किसानों को पूरी तरह हाशिए पर रख रही है। किसान आंदोलन को लगभग 1 वर्ष हो रहा है। बीजेपी सरकार ने अन्नदाता किसान को लांछित करने के साथ लाठियों से पिटवाया और टायरों से कुचलवाया है। न काले कृषि कानून वापस लिए और न ही न्यूनतम समर्थन मूल्य को अनिवार्य बनाया। अब किसान पूरी ताकत से बीजेपी को सत्ता बेदखल करेगा। इस बीच सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मैनपुरी में खाद की कमी के सिलसिले में केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। मुलायम ने केंद्रीय उर्वरक मंत्री मनसुख राम मांडविया को पिछली 21 अक्टूबर को लिखे पत्र में कहा है कि उनके संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मैनपुरी में डीएपी और एनपीके उर्वरक की व्यापक कमी होने के कारण आलू और सरसों की खेती प्रभावित हो रही है और इससे किसानों के सामने भयंकर कठिनाई उत्पन्न हो गई है। मुलायम ने पत्र में कहा कि जिले के किसानों की इस समस्या के मद्देनजर मैनपुरी में कम से कम 2 रैक डीएपी और एनपीके खाद उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है। यादव ने केंद्रीय उर्वरक मंत्री से अनुरोध किया कि मैनपुरी को नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड कंपनी से 2 रैक डीएपी और एनपीके उर्वरक जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए ताकि किसानों को उचित दाम पर खाद मिल सके। चलते हैं अगली खबर की तरफ। त्रिपुरा की रैली में बीजेपी पर बरसी ममता बनर्जी, पीएम मोदी पर भी साधा निशाना। जाने क्या कहा। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को आरोप लगाया कि त्रिपुरा में यदि राजनीतिक विरोधी रैलियां निकालने का साहस करते हैं तो बीजेपी उन्हें पीटती है और महिला सांसद को भी नहीं बख्शा जाता है। वो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के पास शुक्रवार को एक जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य सुष्मिता देव पर कथित रूप से हमला करने का जिक्र कर रही थी। तृणमूल कांग्रेस इस पूर्वोत्तर राज्य में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से हटाने की कोशिश में जुटी है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले संबंधी पार्टी के दावे पर तृणमूल सुप्रीमो ने कहा,
पश्चिम बंगाल में शांति है और यह मरघर की शांति नहीं है, ममता बनर्जी ने एक रैली में कहा। इसके विपरीत उनके राज्य त्रिपुरा में हो रही चीजें देखिए। जो भी बीजेपी के विरोध में रैलियां निकालने का साहस करता है उसे लाठी डंडों से पीटा जाता है। वे बीजेपी वाले घायल तृणमूल कार्यकर्ताओं का इलाज भी नहीं होने देते हैं। एक युवा पार्टी कार्यकर्ता के साथ मारपीट की गई और उसे कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल लाना पड़ा। सीएम ममता बनर्जी ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अभी भी 35 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन नहीं लगी है। इसके अलावा उन्होंने सवाल किया कि कोरोना सर्टिफिकेट पर मोदी की तस्वीर है, फिर मृत्यु प्रमाण पत्र पर क्यों नहीं। इस दौरान उन्होंने ये भी दावा किया कि पश्चिम बंगाल ने 14 करोड़ वैक्सीन डोज की मांग की थी, लेकिन राज्य को 7 करोड़ डोज ही मिली। ममता बनर्जी ने रैली के दौरान सवाल किया कि जब कोई छात्र को वैक्सीन लगवाने के बाद विदेश यात्रा नहीं कर सकता तो मोदी ने कोवैक्सीन लगवाने के बाद कैसे यात्रा की। उन्होंने कहा कि हु से कोवैक्सीन को मंजूरी क्यों नहीं मिली। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने की अमित शाह की खिंचाई। बोले अब में भी बंद होना चाहिए अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जम्मू कश्मीर यात्रा की आलोचना की। साथ ही उनसे उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों को रणनीतिक रूप से टारगेट करने से रोकने की अपील की। दरअसल अमित शाह अपने 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। इस दौरान आज उन्होंने यहाँ एक रैली को भी संबोधित किया। सिब्बल ने ट्वीट कर कहा कि जम्मू कश्मीर में अमित शाह ने अल्पसंख्यकों की रणनीतिक रूप से नियोजित सुरक्षा की मांग की। अच्छा किया, उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही करें। अल्पसंख्यकों को रणनीतिक रूप से नियोजित लक्ष्यीकरण बंद करो। जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर आए शाह ने कहा कि कोई भी जम्मू कश्मीर के विकास में बाधा नहीं डाल सकता है और केंद्र शासित प्रदेश में शांति और सद्भाव को बाधित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज अमित शाह ने अपनी रैली के दौरान कहा कि पहले जम्मू में सिखों, खत्रियों, महाजनों को भूमि खरीदने का अधिकार नहीं था। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए अनुच्छेद 370 और 35A को खत्म किया। इससे जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों को अपने अधिकार प्राप्त हुए। साथ ही अब भारतीय संविधान के सभी अधिकार यहाँ के सभी लोगों को मिल रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी लगातार बोलती आ रही है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों को टारगेट किए जाने के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है और न ही कुछ बोल रही है। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में भी इन मामलों पर रोक लगाने की जरूरत है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार की सियासत की दिशा तय करेगा उपचुनाव परिणाम, नीतीश की साख भी दांव पर लगी। जी हाँ दोस्तों, बिहार में 2 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कहा जा रहा है कि इस उपचुनाव का परिणाम न केवल सभी दलों के भविष्य की दिशा तय करेगी बल्कि राज्य के आने वाली सियासत का संकेत भी देगी। इस बीच माना यह भी जा रहा है कि इस उपचुनाव में नीतीश कुमार के चेहरे की साख भी दांव पर रहेगी। जदयू के साथ मिलकर बिहार में सरकार चला रही भारतीय जनता पार्टी भाजपा हालांकि केंद्र और राज्य सरकार को राजग की बताकर डबल इंजन की सरकार कहकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग के जीत का दावा कर रही है। बिहार के कुशेश्वरस्थान और तारापुर विधानसभा सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में राजग की ओर से जदयू ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि विपक्षी दलों के महागठबंधन में फूट पड़ गई है। राजद और कांग्रेस के प्रत्याशी इस उपचुनाव में आमने सामने हैं। पिछले साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव में इन दोनों सीटों पर जदयू के प्रत्याशी विजयी हुए थे। जदयू के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व मंत्री नीरज कुमार कहते हैं कि इस उपचुनाव में नीतीश कुमार का जादू चलेगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के विकास के नाम पर बिहार में फिर से हमें वोट मिलेगा। लोग फिलहाल के शासनकाल और पूर्व के शासनकाल की तुलना कर वोट देंगे। वैसे बिहार की राजनीति फिजा में यह सवाल तैर रहा है कि इस उपचुनाव में जदयू के पूर्व अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की साख भी दांव पर लगी है। कहा जा रहा है कि उपचुनाव का परिणाम अगर अनुकूल रहा तब तो माना जाएगा कि नीतीश कुमार आज भी सियासत के बड़े ब्रांड हैं और उनके चेहरे का जादू बरकरार है। अगर परिणाम उलट हुआ तो तय है उन पर न केवल विपक्ष का ही नहीं सहयोगी का भी दबाव बढ़ेगा। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा सीधे अंदाज में कहते हैं कि मतदाता अब विकास के नाम पर वोट देते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के विकास की चर्चा पूरा देश करता है, उसका फायदा इस उपचुनाव में भी मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि राजद आगे अपने परिवार को बचाए। वैसे यह भी कहा जा रहा है कि जदयू अगर अपनी दोनों सीटों पर कब्जा बरकरार रखता है तब नीतीश की अहमियत गठबंधन में बढ़ेगी। भाजपा के विधायक संजीव चौरसिया का कहना है कि बिहार और केंद्र में एक ही गठबंधन की सरकार होने का लाभ बिहार को मिल रहा है। इस उपचुनाव में भी डबल इंजन का लाभ मिलेगा। कहा जा रहा है कि यह उपचुनाव भले ही 2 सीटों पर हो रहा है, लेकिन इसकी महत्ता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सभी मुख्य पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सपा ने शुरू किया पोस्टर वॉर, डिजिटल टाइमर वाली होर्डिंग देख भाजपा में मची खलबली। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां समय के साथ बढ़ती जा रही हैं। सियासी दलों के बीच अब पोस्टर वॉर का दौर शुरू हो चुका है।
इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में डिजिटल टाइमर वाले पोस्टर लगा दिए हैं। इन पोस्टरों में अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ आ रहा हूँ लिखा हुआ है। पोस्टर के मुताबिक अखिलेश सत्ता में 145 दिन बाद वापसी का दावा कर रहे हैं। टाइमर वाले इन होर्डिंग्स को लेकर पार्टी नेताओं का कहना है कि इन पोस्टरों में टाइमर का इस्तेमाल जनता को जगाने और सरकार के नुमाइंदों को उनकी जिम्मेदारी का आभास दिलाने के लिए किया गया है। पार्टी नेता जयराम पांडे का कहना है, तिथि के अनुसार अखिलेश यादव का जन्मदिन 23 अक्टूबर को होता है। इस मौके पर पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर अखिलेश यादव के ये पोस्टर लगवाए हैं। जयराम पांडे का कहना है कि जनता केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों से खफा है। जनता का मिजाज जानने के बाद ही हमने यह बैनर और पोस्टर लगवाए हैं। जब उनसे आ रहा हूँ का अर्थ जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि इसका अर्थ है कि अखिलेश यादव जनता से कह रहे हैं कि वो क्षेत्र में भी आ रहे हैं, जनता के बीच भी आ रहे हैं और सरकार में भी आ रहे हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक भाजपा प्रशासन इस बात से हैरान है कि रातों रात इतने पोस्टर कहां से आ गए। अकेले लखनऊ में सैकड़ों पोस्टर देखे जा रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के साथ बीकेयू नेता राकेश टिकैत की कबड्डी। मीडिया के सवालों पर बोले, खेल में कोई संदेश नहीं। जी हाँ दोस्तों, किसानों के गाजीपुर के प्रदर्शन स्थल पर रविवार को एक अलग ही नजारा देखने को मिला। गाजियाबाद में अपनी मांगों के साथ आंदोलन में मनोरंजन के भी किसानों ने पूरे इंतजाम किए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का कबड्डी का मैच हुआ। किसान नेता राकेश टिकैत भी यहां पर कबड्डी खेलते दिखे। हालांकि मैच के दौरान वो कई बार अपने से ज्यादा उम्रदराज किसानों के हाथों चित भी होते दिखे, लेकिन किसान आंदोलन का नजारा पूरी तरह से बदला दिखा। इस दौरान किसान जोशो खरोश में दिखे। लालू यादव 41 महीने बाद आ रहे हैं पटना, राबड़ी आवास पर हलचल, आरजेडी कार्यकर्ताओं में जोश। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद 41 महीने बाद पटना आ रहे हैं। इसको लेकर पटना में आरजेडी कार्यालय और राबड़ी देवी के निवास पर चहल पहल बढ़ गई है। आरजेडी सूत्रों के मुताबिक 27 अक्टूबर को लालू यादव कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा उपचुनाव में प्रचार भी कर सकते हैं। उनके साथ तेजस्वी यादव भी रहेंगे। बता दें कि इसी साल 30 अप्रैल को उन्हें चारा घोटाले मामले में जमानत मिली थी। तब से वो दिल्ली में अपनी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती के आवास पर रह रहे थे। अब रविवार को वे पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती के साथ पटना आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव 20 अक्टूबर को पटना आने वाले थे, लेकिन तब डॉक्टरों ने उन्हें जाने की इजाजत नहीं दी थी। तेजस्वी यादव ने तब कहा था कि जब डॉक्टर लालू यादव को यात्रा करने की इजाजत देंगे तभी वो आएंगे। लालू यादव दिसंबर 2017 में पटना से रांची चारा घोटाले मामले में पेश होने गए थे, जहां से सीबीआई कोर्ट ने एक मामले में जेल भेज दिया था। तब से वो इस साल अप्रैल 2021 तक जेल में रहे। इस बीच 2018 के 10 मई को लालू अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की शादी में शामिल होने पैरोल पर पटना आए थे। लालू यादव के पटना आने से की खबर से आरजेडी कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लेकिन स्वास्थ्य कारणों के चलते लालू प्रसाद यादव सभी कार्यकर्ताओं से शायद ही मिल पाएंगे। राबड़ी आवास में लालू प्रसाद के आगमने से पहले उनके रहने के इंतजाम किए जा रहे हैं, चूंकि लालू प्रसाद की तबीयत अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। ऐसे में राबड़ी आवास में मेडिकल टीम की देखरेख में उनके लिए एक विशेष कमरा तैयार किया जा रहा है। फिलहाल लालू प्रसाद के लिए बन रहे कमरे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बताया गया कि पटना आगमन के बाद लालू प्रसाद के सेहत को देखते हुए एक मेडिकल टीम 24/7 उनके साथ मौजूद रहेगी। वहीं परिवार से भी सिर्फ 4 से 5 सदस्यों को ही उनके कमरे में जाने की अनुमति होगी। चूंकि लालू प्रसाद लंबे समय बाद बिहार आ रहे हैं, ऐसे में कार्यकर्ताओं में उत्साह है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल की बढ़ रही कीमतों के खिलाफ सड़क पर उतरेगी कांग्रेस, 14-29 नवंबर तक करेगी प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ 14 नवंबर से 29 नवंबर तक पूरे देश में बड़े पैमाने पर आंदोलन करेगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शनिवार को कहा, हम पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ लगातार आंदोलन करने जा रहे हैं। 14 नवंबर से 29 नवंबर तक बड़े पैमाने पर अभियान चलाएंगे। विरोध प्रदर्शन कांग्रेस नेताओं द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में पदयात्रा निकालने जैसे कार्यक्रमों का गवाह बनेगा। उन्होंने कहा, इन 15 दिनों के दौरान एक सप्ताह में पूरी कांग्रेस समितियां पूरे देश में अपने अपने क्षेत्रों में पदयात्रा भी करेगी। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने भी ईंधन की कीमतों में वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के सुझाव के अनुसार करों को कम किया जाना चाहिए। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने शनिवार को चेन्नई में कहा, यह केवल सरकार का लालच है जिसने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि की है। इसलिए आरबीआई कहता है कि पंप की कीमतें कम कराधान के लायक हैं। आरबीआई बार बार सरकार से कह रहा है कि पंप की कीमतें कम होनी चाहिए। देश भर में शनिवार को लगातार चौथे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई। 0.35 रुपए की बढ़ोतरी के साथ राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 107.24 रुपए प्रति लीटर हो गई, जबकि डीजल की कीमत उसी राशि से बढ़कर 95.97 रुपए प्रति लीटर हो गई।
मुंबई में पेट्रोल और डीजल की कीमत प्रति लीटर क्रमशः 113.12 रुपये और 104.00 रुपये है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार ने जनता को कष्ट देने के रिकॉर्ड बनाए। प्रियंका ने ईंधन की कीमतों में वृद्धि पर कहा। जी हां दोस्तों, अक्टूबर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर रविवार को केंद्र पर हमला बोला और आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने जनता को कष्ट देने के रिकॉर्ड बनाए हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका ने ट्विटर पर एक मीडिया रिपोर्ट साझा की जिसमें कहा गया है कि इस वर्ष पेट्रोल की कीमतों में रिकॉर्ड 23.53 रुपये की वृद्धि हुई है। प्रियंका ने हिंदी में ट्वीट किया, मोदी जी की सरकार ने जनता को कष्ट देने के मामले में बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं। सबसे ज्यादा बेरोजगारी, मोदी सरकार में सरकारी संपत्तियां बिक रही, मोदी सरकार में पेट्रोल की कीमतें एक साल में सबसे ज्यादा बढ़ी, मोदी सरकार में। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी वही मीडिया रिपोर्ट साझा करते हुए सरकार पर हमला बोला और ट्वीट किया, अच्छे दिन। शनिवार को लगातार चौथे दिन पेट्रोल और डीजल कीमतों में बढ़ोतरी हुई। पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम 35-35 पैसे प्रति लीटर और बढ़ गए हैं। इस बढ़ोतरी के साथ मई 2020 की शुरुआत से यानी 18 महीने से कम समय में पेट्रोल 36 रुपये लीटर महंगा हो चुका है। इस दौरान डीजल कीमतों में 26.58 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के अनुसार दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 107.24 रुपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल 95.97 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश कुमार को मुकेश सहनी की धमकी, 4 सीट वाला पावर खींचेगा तो सरकार गिर जाएगी। जी हां दोस्तों, विकासशील इंसान पार्टी और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में शनिवार को एक जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा से मुकेश सहनी ने एक तरह से बिहार के सीएम नीतीश कुमार को धमकी दे डाली। मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार में 4 सीट वाला अगर अपना पावर खींच लेगा तो सरकार गिर जाएगी। इतनी ही नहीं, मुकेश सहनी ने यह भी कहा कि आने वाले 2025 के चुनाव के बाद निषाद का बेटा बिहार में मुख्यमंत्री बनेगा। मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी ने मिर्जापुर में जन चेतना रैली का आयोजन किया था। मुकेश सहनी की रैली तो उत्तर प्रदेश में थी, लेकिन उन्होंने यहीं से बिहार को साधने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा कि सिर्फ बिहार से लड़ाई लड़कर दिल्ली नहीं पहुंचा जा सकता है, इसलिए आने वाले समय में 5 राज्यों में तैयारी करने जा रहे हैं। मुकेश सहनी इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने यूपी से बिहार के सीएम नीतीश कुमार को एक तरह से धमका दिया। मुकेश सहनी ने कहा, हमारी पार्टी ने समर्थन दिया तो बिहार में मुख्यमंत्री बना। बिहार में 4 सीट वाला अपना पावर खींच लेगा तो सरकार गिर जाएगा। 2025 में निषाद का बेटा बिहार का सीएम बनेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भारत पाकिस्तान के बीच महामुकाबला आज, कौन मारेगा बाजी, क्या कहते हैं आंकड़े। जी हां दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप में आज महामुकाबला है। भारत और पाकिस्तान की टीमें आज भिड़ने वाली हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों आमतौर पर क्रिकेट के मैदान में आमने सामने नहीं होते हैं और केवल आईसीसी टूर्नामेंटों में उनके बीच टकराव होता है। भारत का T20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ 5-0 का रिकॉर्ड है और वो इसे 6-0 करना चाहेगा। दूसरी तरह पाकिस्तान का मकसद भारत के खिलाफ विश्व कप में हार का क्रम तोड़ना होगा। भारतीय कप्तान विराट कोहली इस मुकाबले को किसी जंग की तरह नहीं बल्कि सामान्य मैच की तरह देख रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को भरोसा है कि उनकी टीम इस बार समीकरणों को बदल देगी। हालांकि दोनों टीमें मैच की गंभीरता को नहीं देख रही हैं, लेकिन दोनों टीमें यह जानती हैं कि इस मैच का नतीजा दोनों के लिए कितना मायने रखता है। मैच में सिर्फ दोनों टीमों के 11-11 खिलाड़ी नहीं खेलेंगे, बल्कि दोनों देशों के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की भावनाएं इसके साथ जुड़ी रहेंगी। भारतीय कप्तान विराट कोहली का T20 कप्तान के रूप में यह आखिरी टूर्नामेंट है और वो इस मुकाबले को हर हाल में जीतना चाहेंगे। भारत ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ अपने दोनों अभ्यास मैच बेहद आराम से जीते हैं, जबकि पाकिस्तान ने एक अभ्यास मैच जीता है और एक हारा है। लेकिन अब अभ्यास की बात नहीं बल्कि सीधे मैच की बात है, जिसमें जो बेहतर प्रदर्शन करेगा वही जीतेगा। पाकिस्तान ने इस मुकाबले के लिए अपनी अंतिम एकादश 24 घंटे पहले ही घोषित कर दी, जबकि भारत को अपनी संतुलित एकादश ढूंढने का इंतजार है। पाकिस्तान ने बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक, आसिफ अली, इमाद वसीम, शादाब खान, हसन अली, हारिस राउफ और शाहीन आफरीदी को शामिल किया है। भारतीय एकादश में सबसे बड़ा सवाल ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को शामिल करने को लेकर है। विशेषज्ञों का मानना है कि मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को टीम में जगह मिलनी चाहिए। हालांकि कप्तान विराट ने अश्विन की काफी सराहना की है, लेकिन यह पिच की परिस्थिति पर निर्भर करेगा कि अश्विन के अनुभव को जगह मिलती है या वरुण का चौंकाने वाला तत्व शामिल किया होता है। भारत और पाकिस्तान दोनों 2 साल बाद एक दूसरे से भिड़ेंगे। आखिरी बार उनका मुकाबला 2019 के विश्व कप में हुआ था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को डकवर्थ लुइस नियम के तहत 89 रन से हराया था। T20 में दोनों टीमें पिछले 5 सालों में पहली बार आमने सामने होंगी।
आखिरी बार दोनों 2016 के T20 विश्व कप में कोलकाता के ईडन गार्डन में भिड़ी थी, जिसमें भारत 6 विकेट से जीता था।